में एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही हुई है। तुर्की और सीरिया में करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 85,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अकेले तुर्की में करीब 25,000 लोग मारे गए हैं, जबकि सीरिया में करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है, और कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें बाहर सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे उन्हें निकाला जा रहा है, वैसे वैसे ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है। वैसे तो अभी भी मलबे से लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है, लेकिन बचाव टीमों को लगातार चपटी हो चुकी इमारतों के नीचे से शव भी मिल रहे हैं, और इस वजह से उम्मीदें फीकी पड़ने लगी हैं। बचाव कर्मी समय के खिलाफ दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन भूकंप पीड़ितों में हताशा घर कर रही है। उनका धैर्य खत्म हो रहा है। तमाम ऐसे पीड़ित हैं जो अपने ढह चुके घरों की जगह पर खोज और बचाव के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तुर्की और सीरिया में कई ऐसे घर हैं, इमारतें हैं, जिनका मलबा हटाने का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। कुछ लोग जो मलबे से निकलने में कामयाब रहे, वो ये जानते हुए कि उनके परिवार के लोग मलबे में दबे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, और अब तक जो उनके जिंदा होने की उम्मीद थी, वो भी धूमिल होती जा रही है। सीरिया में तो ऐसे इलाके में भूकंप ने तबाही मचाई है जहां पहले से विद्रोह चल रहा है। यहां अधिकतर जगहों पर ना तो बचाव कर्मी पहुंचे हैं और ना ही कोई राहत टीम। तुर्की में भारतीय जवान भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तुर्की के लोग भी दिल से भारतीय जवानों को धन्यवाद दे रहे हैं। एक जवान तो ऐसा है जिसने अपने नवजात बच्चे का नाम ही तुर्की चौधरी रख दिया। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा ऑपरेशन दोस्त, वो सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इस वक्त भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया, चाहे वो एनडीआरएफ जमीन पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का काम कर रही हो, चाहे वो ये जवान हो। यहाँ आप देखेंगे अभी मौजूद हैं बहुत सारे जवान अलग अलग जगहों से जो ड्यूटी दे रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाउस द जोश? फुल सर है सर। ये अपने जवान, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि क्या रिस्पांस मिल रहा है? आपने कभी इससे पहले इतनी बड़ी आपदा देखी कि आप नहीं सर, हमने इससे पहले नहीं देखा, लेकिन अभी यहाँ पे हमने जैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के बीच में जो हमारे प्रति अभी भावना है बहुत अच्छी है सर। सब लोग हमें दिल से चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा काम इतना अच्छा हो रहा है कि सब लोग हमें दिल से चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर हम आपका काम बहुत बढ़िया है और उम्दा दर्जे का हो रहा है। ठीक है, लोग तारीफ कर रहे हैं। देखिए एक और जवान है सेना के, राहुल चौधरी हैं। इनके बारे में अभी हमको पता चला कि जब ये यहाँ पर आए थे, इनके बच्चा हुआ, बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन 8 फरवरी को ये यहाँ पर थे, लेकिन इनके घर में बच्चा पैदा हुआ। बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ सेवा कर रहे हैं और सब 60 पैरा पहले से ही ऐसे रजिस्टर ऑपरेशन के लिए तैयार रही है, और जैसे ही मेरे को पता चला कि एक आपदा आई है, तो हमारे यूनिट को मूव करने का ऑर्डर मिला, और विद कम से कम टाइम बिताते हुए हमने मतलब वहाँ से हमने मूव करने की ठानी। और मैंने अपनी वाइफ को बोला, तो वाइफ को 7 तारीख को मेरे को मतलब डेट दिया था एडमिट करने के लिए, और मैं 8 को सीजरियन केस था, तो सीजरियन करना था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ऐसे ऐसे एक वो हुआ है, आपदा आई है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ ने यही बोला लास्ट टाइम भी कि सबसे पहले आपकी ड्यूटी है, उसके बाद हमारी फैमिली है। देखिए ये जज्बा है भारतीय सेना का, और देखिए दोस्त भी हैं। क्या आपने कुछ सजेस्ट किया कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे? सर मैंने जस्ट सजेस्ट किया कि आप अपने बच्चे का नाम तुर्की चौधरी रखना। तुर्की चौधरी? यस 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 यस। क्या आप मानेंगे सुझाव? यस सर, मेरे सभी साथी जवान जितने भी थे, मेरे ऑफिसर्स और जवान और मेरे जितने सीनियर मोस्ट थे, तो इन्होंने सबने यही बोला लास्ट टाइम के बच्चे का नाम तुर्की चौधरी रखा जाएगा। देखिए ये जवान है, इनका जज्बा है। ये उस मुश्किल देश में है जो इस वक्त बहुत तबाही का सामना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक टीम होती है, उसमें टीम में हंसी मजाक भी होती है, तफरी होती है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आए हैं तो अपने बेटे का नाम तुर्की चौधरी रखें। लेकिन ये टीम आप देखेंगे जो भारतीय सेना की है, जिस पर गर्व किया जा सकता है, क्योंकि दिन रात राउंड द क्लॉक ये हॉस्पिटल चल रहा है। भारत की टीम लगातार तुर्की में लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इंडियन आर्मी ने तुर्की के हताय प्रांत में अस्थायी अस्पताल बनाया, जहां हर तरह की मेडिकल जांच की सुविधा है। तमाम तरह के सर्जन और आर्मी के मेडिकल कर्मियों के साथ ये अस्पताल तैयार किया गया है। सोमवार को भूकंप आया था, और उसी दिन भारतीय सेना के 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल को हताय प्रांत में स्थापित कर दिया गया, जहां अस्थायी अस्पताल में दिन रात घायलों का इलाज किया जा रहा है। I can see it in their eyes, even if they are not expressed in the language that we understand, that they are grateful for the services that we are providing to them. It is very obvious in their eyes when I look into them.
एक स्कूल में अस्थायी तौर पर बने इंडियन आर्मी के अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर के साथ इलाज की हर संभव सुविधा मौजूद है और तुर्की के लोग भी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। भारतीय सेना के अस्थायी अस्पताल में अनुवाद करने वाले इंटर्न, नर्स, फार्मासिस्ट और डॉक्टर खुद मदद करने के लिए आगे आए हैं। भारतीय सेना के फील्ड हेलीकॉप्टर में तैनात डॉक्टर बीना तिवारी इन दिनों तुर्की में चर्चा में है। न्यूज़ 18 इंडिया ने बीना तिवारी से खास बातचीत की है। उन्होंने ये बताया कि कैसे कम वक्त में ही भारतीय सेना ने तुर्की के लोगों के दिलों में जगह बना ली। इस वक्त मैं तुर्की के इस्कंदरिया में मौजूद हूं, जहां भारतीय सेना का एक फील्ड हॉस्पिटल चल रहा है और हर रोज सैकड़ों की तादाद में यहां पर जो तुर्की के भूकंप में लोग घायल हुए हैं वो यहाँ पर इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। और साथ ही आपने इस फील्ड हॉस्पिटल की एक फ़ोटो देखी होगी, बीना तिवारी जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, उनकी फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें एक तुर्किश महिला उनको गले लगा रही थी, उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय सेना है वो अपनी सेवाएं दे रही है। बीना तिवारी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझेंगे कि उस फोटो की कहानी, उसके पीछे की कहानी क्या थी और किस तरह से ये यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं। बीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। आप ये बताएं कि आपकी फ़ोटो वायरल हुई थी और क्या था उस फोटो में और कब की वो फ़ोटो थी और क्या कहा उस महिला ने? हालांकि एक भाषा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो फ़ोटो हमारे यहाँ के दूसरे दिन की थी जब हम पेशेंट्स देख रहे थे। वो पेशेंट अपना तकलीफ़ लेके आई थी माता जी। जो वो महिला थी वो बस उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया था। उसके बाद वो मुझे देख के नहीं मैं बोलूँगी, बल्कि यहाँ का जो हमने अरेंजमेंट किया है पूरा 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल, इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे पूरा सेटअप बनाया है हम लोगों ने, यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पूरे लोग लगे हुए हैं, हर पेशेंट को देख रहे हैं, वो इससे इतनी ज़्यादा खुश थी कि उन्होंने बस अपनी वो खुशी जाहिर करी थी मुझे देख के। उस खुशी जाहिर करने के बाद और हौसला मिला, ताकत मिली यहाँ पर काम करने की। और क्या ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही है और क्या चुनौतियाँ हैं आपके सामने यहाँ पर? वो खुशी देख के मुझे लगता है कि थोड़ी और हमें हर सिर्फ वो वही महिला नहीं है, मतलब यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो सब खुश हैं हम लोग के ट्रीटमेंट से। यहाँ पे मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, यहाँ सिर्फ हमारे ही नहीं, यहाँ पे जितने जो टर्किश और जो वॉलंटियर्स आए हुए हैं वो उन सब का यहाँ पे योगदान देख के सारे पेशेंट्स बहुत खुश हैं। तो बस उसे देख के हौसला मिलता है और काम करने की हिम्मत मिलती है, हमें अपनी थकान ज़्यादा महसूस नहीं होती है। कितने मरीज़ आप अब तक यहाँ पर देख चुके हैं और क्या क्रिटिकल मरीज़ भी यहाँ पर? मैं बताऊंगी कि हमने अभी तक, मुझे बिल्कुल काउंट नहीं पता है, हम बस देख रहे हैं। ऐसा टाइम नहीं होगा जब हम बोलेंगे कि अभी पेशेंट नहीं है तो हम बैठ जाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। उस टुकड़ी से हैं जो विशेष रूप से इसी काम के लिए तैयार की गई है। क्या आपने ऐसी स्थिति कभी देखी है? आप इस तरह की चीज़ें जाते रहते हैं, क्या आपने कभी देखा इस तरह के हालात जैसे आप भी? मैंने मतलब मेरी अभी सर्विस ज़्यादा नहीं हुई है फ़ौज में, मुझे सिर्फ 4 साल हुए हैं। उसमें भी 3 साल मैंने मतलब फील्ड में काटे हैं। मेरी पोस्टिंग अभी आई थी 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल में, तो ये मेरा मतलब मेरी पहली बार है कि मैं ऐसे बाहर आई हूँ 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल के साथ। और तमाम ऐसे भूकंप पीड़ित हैं जो अपने टूटे हुए घरों में जिंदगी तलाश रहे हैं, जबकि तुर्की में कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर रहना नहीं चाहते जहां उनके अपनों की मौत हो चुकी हो। मलबों के नीचे कोई ऐसा न छूट जाए जिसे समय रहते बचाया ना जा सके, यही कोशिश है तुर्की में काम कर रहे बचाव कर्मियों की। लेकिन फिर भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। तुर्की के हताय प्रांत में ऐसे ही एक पीड़ित है मेहमेत तेमिस्कान, जो खुद अपने घर के मलबे से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन अपने घर वालों को नहीं निकाल सके। Biz mağduruz burada. Evimiz soyuldu. Çocuklarımız göçük altında. Biz kurtarma bekliyoruz. ऐसे ही तमाम लोग हैं जो अपने घरों के मलबे पर बैठे हैं और बचाव दल के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। Mustafa, Muhammed, Zeynep, Mürvet. कुछ ऐसे भी हैं जो इस इंतजार में हैं कि उनके अपनों को बाहर निकाला जाए और वे ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं। Çıkartacağız. Çalışmalar yapılıyor. Şimdi sıra bizim kademeye geldi. Hanımı betonların altından alıp तमाम ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिनका पूरा मलबा अब तक निकाला नहीं जा सका। लोग इंतजार में हैं कि कब उनकी मंजिल के मलबे तक बचाव कर्मी पहुंचेंगे और वो अपने परिवार के उन सदस्यों को देख पाएंगे जो 6 दिनों से मलबे में दबे हैं, पता नहीं जिंदा है या फिर नहीं।
तुर्की में भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल में लोगों का इलाज हो रहा है। इस अस्पताल में तकरीबन 99 स्टाफ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी स्कैंड्रन में है, जहां भारतीय सेना ने एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। ये फील्ड हॉस्पिटल इस वक्त किस तरह से काम कर रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त अगर मैं आपको देखिए वक्त बताऊं ना, वक्त कितना हो रहा है यहाँ तुर्की में 9:30 बजे हैं। आप मानकर चलिए कि लगभग भारत में इस वक्त 12 बज रहे हैं, भारतीय समय 12 और यहाँ तुर्की में 9:30। और ज़रा एक बार रश देख लीजिए, क्योंकि रश इस वजह से है तुर्की अपनी सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहा है। हजारों तादाद में लोगों की मौत हुई है, इंजर्ड हुए हैं। और देखिए यहाँ स्कैंड्रन जो कि हैते प्रोविंस में ये हॉस्पिटल बनाया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे मरीज यहाँ पर अभी मौजूद है, उनका इलाज चल रहा है। और देखिए खासतौर से मैं आपको बीना तिवारी की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। बीना तिवारी की एक फ़ोटो वायरल हुई थी, जिसमें एक टर्किश लेडी उनको हक कर रही थी, उनको शुक्रिया अदा कर रही थी जिस तरह की सेवाएं भारतीय सेना का ये फील्ड हॉस्पिटल यहाँ पर दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो तमाम यहाँ पर जो सेना के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ है, वो यहाँ पर मौजूद है। और आप यहाँ पर जो टर्किश मेडिकल टीम है वो भी उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए मैं आपको वो मरीज भी दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर ओपीडी में जो मरीज जिनको देखा जा रहा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए ज़रा काउंटर पर देखिए एक बार कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो ये देखिए कि यहाँ पर लोग अभी भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज में 300 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर और आंकड़ों की बात करें तो जब से ये हॉस्पिटल का सेटअप किया गया है 800 के संख्या में यहाँ पर पेशेंट आ चुके हैं। 800 से भी ज़्यादा और भी आंकड़े जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनुज, इनसे हम समझते हैं। सर आप ये बताइए कि ये हॉस्पिटल फील्ड हॉस्पिटल यहाँ स्कैंडर्न में कब सेटअप हुआ और क्या कितने डॉक्टर्स की टीम है, कितना पैरामेडिक स्टाफ है, अदर स्टाफ है और क्या रिस्पांस यहाँ पर अभी मिल रहा है? Right. Okay, fine. First of all, your query regarding when was this hospital established? in Hindi. Yeah, sure. ये हॉस्पिटल जो है 8 तारीख को इस्टेब्लिश हुआ। 8 तारीख ये जो जगह है इसका नाम एस्केंड्रन है। ये तुर्की के एक प्रोविंस में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे जब से हम लोग इस्टेब्लिश हुए हैं टोटल मिला के हम लोगों ने कुछ 1000 के आसपास पेशेंट्स देख लिए हैं। ऑन एन एवरेज हमारे पास 350 के आसपास पेशेंट्स का इनफ्लो है पर डे का। और ये इस वजह से भी हो रहा है जो यहाँ पे जो इनकी जो हॉस्पिटल जो सेटअप है वो काफ़ी बुरी तरीके से त्रस्त है, तो वहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इवेंचुअली वो हेल्प के लिए हमारे पास इसी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। 1939 के बाद तुर्की के सबसे विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश को कम करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति खुद प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को तुर्की के राष्ट्रपति तेजिप ताइप एर्दोआन सनलिउर्फा शहर में थे, जहां उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद एजेंसियों और अधिकारियों को ज्यादा जल्दी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए थी। एर्दोआन भूकंप से लड़ने की तैयारियों और प्रतिक्रिया समय को लेकर सवालों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सप्ताह भर के भीतर प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2003 में ईरान में आए भूकंप से मारे गए लोगों की संख्या को भी ये भूकंप पार कर गया है। अब तक इस सदी दुनिया का छठा सबसे घातक भूकंप साबित हुआ और अगर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान सही होता तो ईरान में आए 1990 के भूकंप से भी ज्यादा घातक हो जाएगा, जिसमें करीब 40,000 लोगों की मौत हुई थी। और भूकंप के झटकों के बीच एनडीआरएफ का ऑपरेशन दोस्त भी लगातार जारी है। तुर्की के नूरदागी इलाके में एनडीआरएफ का ऑपरेशन जारी है। वहां अब भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार जो नूरदागी इलाका है वहां पर काम कर रही है। मेरे साथ आप देखेंगे जो पीछे आप ये येलो कैप में देख रहे हैं ये एनडीआरएफ की टीम है। और अभी जो जानकारी मिली है वो ये कि यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं फंसे हुए हो सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर अभी इस बात की गुंजाइश तलाशी जा रही है कि क्या मलबा वहाँ से हटाकर किस तरीके से जो कोई फंसा हुआ है तो उसको निकाला जा सके। देखिए लगातार जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो रणनीति बनाने पर यहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जो एनडीआरएफ के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए सबसे हैरानी की बात, जब हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं तो अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ भूकंप का झटका महसूस किया गया था। लगातार आफ्टर शॉक आ रहे हैं। यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर अभी एक रिएक्शन सर, अभी भी यहाँ पर भूकंप का झटका आया था। जी आ रहे हैं झटके, लगातार आ रहे हैं। अच्छा। मैं जब से हूँ देख रहा हूँ कई झटके आ चुके हैं। क्या चैलेंज है ऐसे में, क्योंकि अभी हमने खुद महसूस किया है यहाँ पर, और क्या अभी यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं क्या यहाँ पर?
नहीं, अभी तक जो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8 डेड बॉडी बची हुई हैं। यहाँ डेड बॉडी है? अभी भी 8 डेड बॉडी का है। अभी आज कल तक जो उम्मीद थी, आज अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं मिला है, बट 8 लोग इसके अंदर है, तो मैं नहीं कहूँगा कि डेड बॉडी, हो सकता कोई अलाइव भी मिल जाए, लेकिन अभी तक मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिले हैं कि अलाइव के। यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं? जी, पूरी तैयारी हो रही है, मेरी टीम लगी हुई है, मैं भी यहीं सुपरवाइज कर रहा हूँ। तो मुझे जैसे ही कुछ मिलता है तो मैं तुरंत करूंगा। अभी चूंकि बड़ी मशीनें यहाँ काम कर रही हैं, ये जब डेब्रिस हटा देगी तो मेरी टीम फिर उसके बाद अंदर जाएगी। ये बता रहे हैं कि अभी डेब्रिस हटाने का इंतजार किया जा रहा है और यहाँ पर यहाँ 8 डेड बॉडी अभी भी हैं। और देखिए, ये आप जरा तस्वीर देख लीजिए, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ से जितना भी मलबा है उसको हटाया जा रहा है। और भूकंप ने तुर्की में ऐसी तबाही मचाई है कि इमारतें सपाट यहां पर हो गई हैं। आसमान से ली गई तस्वीरों में मलबा हटाते हुए बचाव कर्मी ही नजर आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरों में तुर्की का कारण मारस प्रांत करहाते हुए नजर आ रहा है। भूकंप के विनाशकारी वीडियो में घरों और अपार्टमेंट ब्लॉकों के टूटे हुए कंक्रीट के टीलों के बीच बचाव कर्मियों को काम करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा ट्रकों में मलबों को भर के निकालते हुए सड़कों पर देखा जा सकता है। पिछले 24 घंटे में 67 लोगों को मलबे से निकाला गया। करीब 80,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि भूकंप के कारण बेघर हुए 10,05,000 लोग अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं। और अब खबर ये भी है कि भूकंप प्रभावित इलाकों में लूटपाट भी चल रही है। टूट चुकी दुकानों के अंदर से चोरियां हो रही हैं। कई इमारतों में बनी दुकानों में लुटेरे घुस जा रहे हैं और सामान चुरा रहे हैं। ऐसे ही एक शहर माल्टिया से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक शख्स को कुछ लोग दिखे। जब उनसे सवाल किया गया तो वो बहाने बनाने लगे और कहने लगे कि वो मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर ले रहे हैं। जबकि कई ऐसी दुकानों की तस्वीरें सामने आई जहां लोग स्टोर में घुसकर सामान निकाल रहे हैं और अपनी कार में भर रहे हैं। राष्ट्रपति तैयब तायिप एर्दोğan 10 राज्यों में इमरजेंसी कानून लागू करने की दलील दे रहे हैं। Yasasını çıkardık mı? Çıkardık. Niye çıkardık? Bunu istismar etmesinler. Bazı yerlerde soygunlar oldu. Marketler soyuldu. तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है जिसमें सैनिकों को बाजारों और सड़कों पर गश्त लगाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इससे लूटपाट की घटनाओं को रोकने में बहुत मदद नहीं मिल रही। तुर्की में मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ जवान हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो तमाम इक्विपमेंट्स के साथ, जैसा कि तमाम जो अधिकारी थे वो बता रहे थे, VLC। देखिए, इस मशीन के बारे में आपको बताएं कि ये VLC है, VLC विक्टिम लोकेट विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। देखिए, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा मतलब इसी मशीन से ये पता लगाया जा सकता है कि अंदर कोई फंसा हुआ है या नहीं। आप इस मशीन को देख लीजिए। तो ये तस्वीर आपको दिखाएं हम गाजियान्तेप प्रांत की, जहां हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। स्थिति बहुत खराब है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, एक बार मलबों के ढेर देख लीजिए, किस तरह से मलबा आप देखेंगे यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको हटाया जा रहा है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि जो भूकंप था उसने किस तरह से घर बर्बाद किए, पूरी तरह से जमींदोज कर दिए, नेस्त नाबूद हो गए। और देखिए, ये कुछ इसी तरह की बिल्डिंग रही थी, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, जिसका ये मलबा आप देख रहे हैं, 8 मंजिला इमारत थी जो भूकंप की जद में आई। और उसके बाद इसकी तस्वीर क्या है वो आप खुद देख लीजिए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि ये जो मलबा है इसको हटा दिया जाए और उसके बाद फिर जो एनडीआरएफ की टीम है वो अंदर जाएगी और वो देखेगी कि कितने शव हैं या फिर कोई जिंदा शख्स भी अंदर फंसा हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको तुर्की से। संकट की इस घड़ी में भारत तुर्की और सीरिया के साथ खड़ा हुआ है और लगातार भारत से भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद भी भेजी जा रही है। शनिवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से सीरिया और तुर्की के राहत सामग्री की एक और खेप रवाना की गई। राहत सामग्री और उपकरणों के साथ C-17 विमान पहले दमिश्क पहुंचा और फिर अदाना के लिए उड़ान भरी। विमान में 35 टन से अधिक राहत सामग्री है, 23 टन से अधिक राहत सामग्री सीरिया के लिए, जबकि करीब 12 टन तुर्की के लिए। सीरिया के लिए भेजी जा रही सहायता में स्लीपिंग मैट, जेनसेट, सोलर लैंप, तिरपाल, कंबल, आपातकालीन और जरूरी दवाएं और आपदा राहत सामग्री शामिल है। वहीं तुर्की जाने वाली सामग्री में आर्मी फील्ड अस्पताल और एनडीआरएफ की टीम के लिए साजो सामान, ECG, मेडिकल उपकरण, रोगी मॉनिटर, एनेस्थीसिया मशीन, सिरिंज पंप, ग्लूकोमीटर के अलावा कंबल, गद्दे और दूसरी राहत सामग्री शामिल है।
और तुर्की का नूरदागी शहर अब टेंट वाला शहर भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस शहर में ज्यादातर घर जमींदोज हो चुके हैं और लोग कड़ाके की ठंड में तंबुओं में रहने में मजबूर हैं। तुर्की में कई शहर ऐसे हैं जो तंबुओं का शहर बन गए हैं। नूरदाग उनमें से एक है। गाजियान्टेप प्रांत का नूरदाग किस तरह से अब यहाँ पर तंबू ही तंबू नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2200 घरों में से ज्यादातर घर जमींदोज हो चुके हैं और कुछ इसी तरह से लोग तंबुओं में रहने को अब मजबूर हो गए। जरा तस्वीर आपको दिखा दें किस तरह से यहाँ पर पूरा जो तंबू है, लोग कई परिवार के परिवार इसी तरह से तंबुओं के बीच रहने को मजबूर हैं। अपना जो खान पान है वो इस तरह से बाहर आग जलाकर कर रहे हैं। अब जरा हम आपको तस्वीर ये वाली दिखाएंगे, आप जरा टॉप एंगल से देखिए किस तरह से आपको तंबू ही तंबू यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ वो लोग रह रहे हैं जिनके अपने घर पूरी तरह से जो भूकंप आया था उसमें बर्बाद हो गए, जमींदोज हो गए। और ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब इसी तरह से रहने के लिए मजबूर है। इस शहर के बारे में, नूरदाग के बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो भूकंप आया था उसने भारी तबाही मचाई है। न सिर्फ यहाँ पर लोगों के घरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जान का भी बड़ा नुकसान हुआ है। यहीं पर ही एनडीआरएफ की 2 टीमें लगाई गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की में जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें आई हैं और उसमें से 2 टीम्स सिर्फ नूरदाग इलाके में काम कर रही हैं। और आपको बता दें कि करीब 1000 लोगों की मौत इस नूरदाग में हुई है और 581 घर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार तुर्की के अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भूकंप तुर्की में आया था वो तबाही और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, नूरदाग, तुर्की। और अब तुर्की के सड़कों पर भी भूकंप के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। सड़क के हिस्से तक यहाँ पर उखड़ गए हैं। गाजियान्टेप में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जब भूकंप आया उसने हाईवेज की क्या हालत कर दी। ये एक हाईवे है इस हाईवे का गाजियान्टेप के, और देखिए जिस वक्त भूकंप आया तो ये सड़क पूरी तरह से उखड़ गई और जिस वक्त इस पर गाड़ियां चल रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये अब इस गाड़ी की हालत देखिए जरा, ये किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और देखिए सड़क का जो एक हिस्सा है ये पूरी तरह से उखड़ गया है। ये पूरा हाईवे का एक हिस्सा डैमेज हो गया। और अगर आप देखेंगे इसकी एक साइड इसी तरह से आपको नजर आएगी। आप जरा तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर यहाँ देखेंगे जो सड़क है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे दूसरी तरफ भी, वहां भी एक गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सड़क है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के 6 दिन हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 50,000 तक जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्ट्स ने शनिवार को तुर्की के कहरमन मारस प्रांत का दौरा किया। कहरमन मारस प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। ग्रिफ्ट्स ने हालात और नुकसान को देखते हुए दावा किया कि मौत की संख्या दुगनी हो सकती है। मलबे के नीचे से अभी भी शव मिल रहे हैं। करीब 6 दिन से दबे लोगों को बचाया भी जा रहा है। आदियमन और कहरममानस में अलग अलग जगहों से शनिवार देर रात 9 लोगों को बचाया गया, जिसमें 3 लोगों का एक ही परिवार, एक 7 साल की लड़की, एक 10 साल का लड़का और एक 17 साल का लड़का शामिल है। ये वो लोग हैं जो करीब 140 घंटे से मलबे के नीचे दबे थे। ऐसे में उम्मीद ये भी है कि अभी भी काफी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तुर्की में भूकंप से करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में सबसे ज्यादा नुकसान नूरदागी इलाके में हुआ है, जहां तकरीबन सभी घर तबाह हो चुके हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त तुर्की में मौजूद है और तुर्की के उस इलाके में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भूकंप से भारी तबाही हुई है। गाजियान्टेप प्रोविंस के नूरदागी से हम आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए जरा तस्वीरों में
किस तरह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे। और ये एक घर नहीं है, यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे ऐसी पूरी कॉलोनी है जहाँ सभी जो घर हैं वो इसी तरीके से तबाह हुए हैं। और थोड़ा सा आपको नज़दीक जाके तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ बनी है। तो ये विजुअल आप देखिए किस तरह से यहाँ भूकंप ने भारी तबाही मचाई है और तबाही की तस्वीरें हर जगह नजर आ रही हैं। हम पहुंच चुके हैं गाजियान्टेप जो कि बहुत प्रभावित इलाका है। और देखिए ये आप हर तरफ देखेंगे इसी तरह से जो घर है वो जमींदोज हो गए हैं क्योंकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी और उसके बाद की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और तुर्की में इस वक्त हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। लोगों के घर पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं और रेस्क्यू टीम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जोर लगा रही है। इस वक्त हम गाजियान्टेप प्रांत के नूरदागी में पहुंच चुके हैं और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से तबाही भूकंप से हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। देखिए एक इमारत की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो पूरी तरह से ये इमारत जमींदोज हो गई है। आप जरा यहाँ देखिए किस तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी। जो मलबा है, मलबे का ढेर इसमें तब्दील हो गया है। और अगर आप देखेंगे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और साथ ही जेसीबी खड़ी है। 5 मंजिला ये इमारत है बताई जा रही है और इसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। आप समझ सकते हैं। देखिए जो आसपास का ये नूरदागी का जो ये इलाका है यहाँ आपको हर एक बिल्डिंग इसी तरह से जमींदोज होती हुई नजर आएगी। आपको बताएं कि 6 फरवरी को जब भूकंप आया था तो ये गाजियान्टेप, मारसा और ये ऐसे इलाके हैं जहां भारी तबाही देखने को मिली थी और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो चल रहा है। आप विजुअल्स में देखिए जरा, यहाँ आपको जेसीबी नजर आएगी। आपको बताएं कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं नूरदागी के और ये वो जगह है यहीं पर ही जो एनडीआरएफ की टीम थी उसने कल एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एक 8 साल की बच्ची को भी रेस्क्यू किया था। और उसके बाद अभी भी यहाँ अलग अलग देशों से भी यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच रही है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम यहाँ पर लगातार चल ही रहा है। और इस विनाशकारी भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। फिलहाल पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रम की व्यवस्था भी कर दी गई है। सीरिया के लताकिया शहर में हजारों लोगों ने शुक्रवार को एक स्टेडियम में शरण ली। स्टेडियम का बास्केटबॉल कोर्ट गद्दों और स्लीपिंग बैग से भरा हुआ दिखा, जहां लोग अपने परिवार के साथ थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। ظليت تقريبا بالمدينة الرياضية 4 سنوات। एक लोकल एनजीओ ने रहने का इंतजाम किया है जो यहाँ की भोजन और बिस्तर जैसी जरूरतों को भी पूरा करने की कोशिश कर रहा है। طبعا لهلا استقبلنا شيء حوالي 450 عائلة ما يعادل 2000 شخص। भूकंप के कारण उत्तरी सीरिया में भारी तबाही हुई है। शुक्रवार को भूकंप से प्रभावित इलाकों की अपनी पहली यात्रा में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी पत्नी ने अलेप्पो शहर में दौरा किया था, जहाँ विस्थापित के रहने और खाने का इंतजाम किया गया। और अब खबर इजराइल से है, जहां फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हमलों का दौर शुरू हो गया है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि शनिवार को गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागे, जिसे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया गया। जबकि गाजा पट्टी में सक्रिय उग्रवादी समूहों में से किसी ने भी रॉकेट हमले की तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली। दरअसल पिछले एक हफ्ते में इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लगातार हिंसा की वारदातें हो रही हैं। इसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है। वहीं तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ पिछले 6 हफ्तों से अलग तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आरोप है कि नेतन्याहू सरकार न्यायिक तंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसी के मद्देनजर शनिवार को करीब 1 लाख लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। उधर पेरिस की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मैक्रो सरकार के पेंशन सुधार को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहां प्रदर्शनकारियों पर शनिवार को पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ देशव्यापी विरोध चल रहा है और शनिवार को पेरिस में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया गया। Je pense que c'est aussi le juste rendu de l'indifférence aussi de notre État. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'entendre ce qui se passe dans la rue et si on n'est pas capable de prendre en compte. इस हफ्ते की शुरुआत में फ्रांस के सांसदों ने रिटायरमेंट की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 करने वाले पेंशन बिल पर बहस शुरू की है।
ये राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दूसरे कार्यकाल का प्रमुख कानून है, जिसको लेकर उन्होंने चुनावी कैंपेन में वादा किया था। रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाने से फ्रांस के सालाना पेंशन बजट में 17.7 बिलियन यूरो यानी कि करीब 156 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वीएचपी नेता संतोष पंडित पर हमला हो गया, जिसका आरोप रजत शर्मा नाम के आदमी पर लगा, जिस पर आरोप है कि उसने वीएचपी नेता पर गोली चला दी, जिसमें वो घायल हो गए। गोली सीधा उनके पेट में लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई। घटना के बाद से ही पुलिस रजत शर्मा की तलाश में जुटी हुई है और जो दोषी है, जो आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। बताया गया कि रजत शर्मा और संतोष पंडित पहले से एक दूसरे को जानते थे और किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर रजत शर्मा ने संतोष पंडित पर गोली चला दी, जो सीधा उनके पेट में लगी। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक पुलिस वाले पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा है और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद नांदेड़ के एसपी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। वीडियो में एक पुलिसकर्मी कुछ लड़कों के कपड़े उतरवाकर उन्हें बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखा। बताया गया कि बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं ने आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत की थी कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से पशुओं की तस्करी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी इन लड़कों ने पुलिस वालों को दी। बावजूद इसके उसने तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी शिकायत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसपी से कर दी। इसी बात से नाराज होकर ये पुलिस वाला बजरंग दल कार्यकर्ताओं की पिटाई करने लगा। फिलहाल जिले के एसपी पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिव नवरात्र के दूसरे दिन बाबा महाकाल का शेषनाग श्रृंगार हुआ। आज बाबा महाकाल का घटाटोप रूप में दर्शन होगा। महाकाल की नगरी में शिव नवरात्रि पर्व का आज तीसरा दिन है और श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का घटाटोप श्रृंगार किया जाएगा। इससे पहले दूसरे दिन बाबा महाकाल का शेषनाग श्रृंगार किया गया। इस दौरान महाकाल को 16 दुसाला स्वर्ण जड़ित आभूषण धारण करवाए गए और बाबा महाकाल को शेषनाग रूप दिया गया। इसके बाद उनकी आरती की गई। शेषनाग रूप में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है, जो डेबिट कार्ड के जरिए लोगों को लाखों का चूना लगाते थे। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को धुले से गिरफ्तार किया, जिनका सुराग पुलिस को एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड वीडियो से मिला। एक आदमी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि नाला सोपारा के एटीएम से उनके खाते से लाखों रुपए निकाले गए, जिसकी जांच के दौरान पुलिस ने वहां लगी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो उन्हें कुछ संदिग्ध नजर आए। सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड वीडियो में एक आदमी एटीएम से पैसे निकालता हुआ दिखा और उसके पीछे खड़े कुछ लोग बड़ी चालाकी से उसके डेबिट कार्ड के पिन को देखने की कोशिश करते हुए नजर आए। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी बहाने से लोगों से एटीएम कार्ड भी बदल देते थे और फिर वहां से दूसरी जगहों पर भी जाकर रुपए निकालते थे। इसके बाद ये लोग दूसरे राज्यों में भाग जाते थे। इसके बाद करीब 2 महीने तक पुलिस ने आरोपियों पर निगाह बनाए रखी और सूचना मिलने के बाद गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 6 लाख रुपए, एक कार, 94 एटीएम कार्ड और 5 मोबाइल जब्त किए। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है जो लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी का ज्यादा बोनस दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम देता था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर लोगों के अब तक करीब 45 लाख रुपए ठगने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लोगों को बीमा प्रतिनिधि बनकर कॉल करता था और उन्हें बीमा पॉलिसी मैच्योर होने की बात कहकर ज्यादा बोनस दिलाने का वादा करता था। साथ ही गिरोह लोगों को ठगने के लिए करोड़ों के बोनस मिलने का फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाकर भेजता था, जिससे लोग उनके झांसे में फंस जाते थे। लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने के बाद में बहुत फायदा मिलेगा, ये बोल के लोगों को फंसाते थे। पुलिस ने इनके पास से फर्जी दस्तावेज, कई मोबाइल फोन और दूसरी चीजें भी जब्त कर ली हैं। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस ये पता करने में जुटी हुई है कि इन आरोपियों का संबंध कहीं LIC में काम करने वाले किसी कर्मचारी से तो नहीं, जो इन्हें पॉलिसी की जानकारी